नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सांगवान जेपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा चल रहा था पॉलिटिका सेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे भारत के अंदर जितने भी मुख्य संविधान संशोधन हुए हैं उनके बारे में। अब भी एक नया संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, 103वां संविधान संशोधन। आज हम उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कि 103वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अंदर क्या नए मुख्य प्रावधान जोड़े गए हैं और इसके तहत क्या फेरबदल किया गया है। तो दोस्तों, जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है दोस्तों, 2019 124वां संविधान संशोधन विधेयक। आइए देखते हैं 103वां संविधान संशोधन अधिनियम या 124वां संविधान संशोधन विधेयक। इसके तहत दोस्तों, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया गया है। अब ये आरक्षण दिया गया है किसको? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। और इसके तहत अनुच्छेद 15 के अंदर एक उपखंड 6, अनुच्छेद 16 के अंदर एक उपखंड 6 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन दिमाग में आता है ये कि ईडब्ल्यूएस को अभी ही आरक्षण क्यों दिया गया, पहले क्यों नहीं दिया गया, जबकि ओबीसी के पास तो आरक्षण है, एससी एसटी के पास भी आरक्षण है, तो ईवीएस को अभी क्यों दिया गया। तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है, संविधान के अंदर आरक्षण का पहले आधार था सामाजिक तथा शैक्षणिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक। पहले प्रावधान किया जाता था, हमारे संविधान में प्रावधान था कि सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाएगा। इसी वजह से जनरल कैटेगरी को आरक्षण नहीं मिल पाता था। अब जैसे ही 2019 आती है, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि सबसे पहले ये जो आधार था सामाजिक व शैक्षणिक, इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया और वो शब्द जो था वो था आर्थिक। ठीक है दोस्तों, यानी इकोनॉमिकली आर्थिक आधार भी इसमें शामिल किया गया। जैसे ही ये शब्द जुड़ता है, जुड़ने के साथ ही ईवीएस को 10% आरक्षण का प्रावधान कर दिया जाता है। अब इसके लिए दो मुख्यतः अनुच्छेद जिनमें उपखंड जोड़े गए हैं, नया कोई अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 जिसके अंदर 5 उपखंड पहले से थे, एक नया उपखंड और जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 16 जिसके अंदर पहले से 5 उपखंड थे, एक नया अनुच्छेद 6 नंबर का और जोड़ दिया। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है और अनुच्छेद 16 में क्या है, और जो नया उपखंड जो जोड़ा गया है उसके अंदर ऐसा क्या प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 15। दोस्तों, अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इन सभी के आधार पर किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान और इसी के साथ ही मूल वंश।
इन सभी के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म यानी वो किसी भी धर्म से हो, उसके साथ हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी भारत में रहने वाला नागरिक जिसका कोई भी धर्म हो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को एक समान समझा जाएगा। फिर जाति का, फिर उसके बाद जन्म स्थान। जन्म स्थान से मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में जन्मा, उसके बाद वहाँ से भारत आता है, नागरिकता के नियमों के अनुरूप उसे भारत की नागरिकता मिलती है। मिलने के बाद उसके साथ उसके जन्म स्थान को लेकर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। या फिर आता है मूल वंश। मूल वंश से संबंध ये है कि हमने भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे वंशों के बारे में जानकारी है कि इस वंश के जो वंशज थे वो लुटेरे थे, डाकू थे। तो उस आधार पर उसकी अभी की जो जनरेशन हैं उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसका उपखंड पहला, अनुच्छेद 15 में पहला भी यही कहता है कि किसी भी के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान या मूल वंश, इन के आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15 का दूसरा खंड। उसमें कहा जाता है कि ये जो 5 आधार दिए गए हैं इनके आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर विभेद नहीं किया जा सकता किसी भी नागरिक के साथ। ठीक है, विभेद नहीं होगा। जैसे अगर सोचिए कि कोई पार्क है, पार्क में अगर अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी के को ये कह के वहाँ से नहीं भेजा जा सकता कि आप इस कास्ट से हो, आप इस धर्म से हो, ये आपका लिंग है तो इसके कारण आपको यहाँ नहीं प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अपना अनुच्छेद 15 और 15 का खंड तीसरा। अनुच्छेद 15 का खंड तीसरा कहता है कि अगर राज्य आवश्यक समझे तो महिलाओं व बच्चों के हितार्थ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों। यानी अनुच्छेद 15 का तीसरा खंड कहता है कि अगर राज्य चाहे तो राज्य की शक्ति के बारे में है। पहली बात तो ये 15 जो 15 का तीसरा खंड है वो कहता है कि अगर राज्य आवश्यक समझे कि महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष, उनके हितों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है तो राज्य को ये शक्ति प्रदान की जाती है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 15(4) और दोस्तों 15(4) कहता है कि जो अनुसूचित राज्य के अंदर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति इनके लिए विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है अगर राज्य आवश्यक समझे तो। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 15 का चौथा खंड जो कहता है कि राज्य अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है बशर्ते अनुसूचित जाति और सिर्फ अनुसूचित जनजाति, इन दोनों के लिए विशेष प्रावधान। अब ये जो खंड है ये जोड़ा गया था जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 के अंदर। ठीक है दोस्तों।
अनुच्छेद 15 का चौथा खंड, फोर्थ खंड जोड़ा जाता है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, जिसके अंदर कहा गया कि अगर राज्य आवश्यक समझे तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे 4 खंड। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 15 का 5वां खंड। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15 का 5वां खंड। ये अनुच्छेद 15 का 5वां खंड कहता है कि अगर राज्य आवश्यक समझे तो जो निजी संस्थान है, निजी प्राइवेट संस्थानों में प्रवेश, ठीक है, निजी संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15 में 15 का 5वां खंड कहता है कि राज्य निजी प्राइवेट संस्थानों में छात्रों का जो प्रवेश होगा, शिक्षा के जितने भी संस्थान होंगे, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, इन सब में जो पिछड़ा वर्ग होगा, पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। और इसी के तहत OBC को जो 27% आरक्षण मिला हुआ है वो इसी खंड के तहत दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां तक तो ठीक था। यहां तक प्रावधान क्या किया गया था कि सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर, शैक्षणिक क्या दिया गया था 15(5) में कि राज्य निजी या प्राइवेट जो भी शिक्षण संस्थान होंगे उन सभी में प्रवेश में जो पिछड़ा वर्ग होगा उसको आरक्षण का प्रावधान उसके लिए कर सकता है सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जैसे सरकार द्वारा ये जो संविधान संशोधन किया जाता है, इसके तहत जो अगला खंड जोड़ा जाएगा उसमें एक विशेष नाम जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर फिर जो EVS है उसको 10% आरक्षण मिलता है। और वो खंड अपना कौन सा है? अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6) जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, आधार पर आरक्षण। ठीक है दोस्तों, आर्थिक आधार पर आरक्षण। ठीक है, अब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण, अब देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुच्छेद 15(4) का चौथा खंड जिसमें प्रावधान दिया गया कि क्या कर सकते हैं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं शिक्षा के लिए। उसके बाद 15(5) अदर बैकवर्ड क्लास OBC को आरक्षण दिया गया, किस आधार पर? सामाजिक व शैक्षणिक। और फिर अनुच्छेद 15 का 6वां खंड जो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा जाता है जिसमें कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी के तहत EWS को 10% आरक्षण दिया गया है, किसमें? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई दोस्तों शिक्षा का जो आरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में जो 10% आरक्षण है। इसके बाद में आता है अपना 16वां अनुच्छेद जिसमें नौकरियों या नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित एक खंड जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 16 के बारे में, स्पष्ट करते हैं कि ये अनुच्छेद है क्या और क्या नया खंड इसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में
अवसर की क्षमता। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी सरकारी नौकरियां होंगी, पदोन्नति होगी, सरकारी नौकरियां होंगी, नियुक्ति होगी उनमें, तो उसके अंदर सभी को समान रूप से शामिल किया जाएगा, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 16वां जो अनुच्छेद है इसके भी पहले थे 5 खंड और एक अब भी कौन सा नया खंड इसमें शामिल कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जो पहले से थे वो 5 खंड कौन से थे और अभी जो नया खंड शामिल किया गया है वो खंड क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहला खंड देखते हैं, अनुच्छेद 16 का पहला खंड। अनुच्छेद 16 का पहला खंड कहता है कि राज्य में जितने भी रोजगार के अवसर होंगे उनमें और नियुक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य में रोजगार व नियुक्ति में कोई विभेद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट। दूसरा दोस्तों कि अनुच्छेद 16 का दूसरा खंड मूल वंश के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है दोस्तों, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सभी आधार पर किसी के साथ में, या तो वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मूल वंश से हो, ठीक है दोस्तों, और किसी भी उसका कोई भी जन्म स्थान हो, इन आधार पर उसके साथ कोई किसमें, रोजगार और नियुक्ति में, किसमें दोस्तों, रोजगार व नियुक्ति, कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसके बाद में इसके अंदर आता है इसका खंड 16 के अंदर 3। 16(3) कहता है कि राज्य निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। निवास आधार पर विशेष प्रावधान, ठीक है दोस्तों, किसके अंदर विशेष प्रावधान कर सकता है, रोजगार व नियुक्तियों के अंदर। अब ये निवास का आधार क्या हुआ, निवास का आधार से संबंधित है। जैसे कोई राज्य है, हमारा जो भारत देश है इसमें भौगोलिक स्थिति हर स्टेट के अंदर बहुत भिन्न भिन्न है। सभी जो टोटल स्टेट्स हैं उनकी तो है ही हैं, पर एक पर्टिकुलर कोई भी अगर स्टेट लिया जाए तो उसी स्टेट के अंदर भौगोलिक स्थितियां बहुत विषम हैं। उसको देखते हुए प्रावधान किया गया कि निवास के आधार पर आरक्षण का प्रावधान या विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे आप देखते होंगे भर्तियां जैसे ही कुछ आती हैं उनके अंदर प्रावधान किया जाता है कि हाइट में छूट दी जाती है, ठीक है दोस्तों, या फिर उनका ग्रेजुएशन से संबंधित कोई छूट दी जाती है, कोई शिक्षा से संबंधित छूट दी जाती है। वो क्या है दोस्तों, जैसे कोई दुर्गमी क्षेत्र है उसके अंदर निवास करने वाला वहाँ का जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो हाइट से संबंधित समस्याएं ज़्यादा हैं, वहाँ पे लोगों की हाइट एक सीमा तक सीमित जाके रह जाती है, तो उस स्थिति में वहाँ के लोगों को अच्छा प्रतिनिधित्व हो और रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इस स्थिति को समझकर निवास के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आता है अपना अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य अगर जरूरी समझे, ठीक है दोस्तों, राज्य अगर जरूरी समझे तो जो पिछड़े हुए नागरिक हैं, किनको, पिछड़े हुए नागरिक, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए प्रावधान, विशेष प्रावधान, ठीक है दोस्तों,
ताकि जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनका रोजगार के क्षेत्र में जैसे आएंगे तो उनका एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व बना रहे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अनुच्छेद 16 का खंड आता है 5। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको नौकरियों में या नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 16(5) कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर आरक्षण। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसका पहला खंड कहता है कि राज्य में रोजगार व नियुक्ति के संबंध में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(2) दूसरा खंड कहता है कि मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर रोजगार व नियुक्ति या कार्यालय जो है उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का तीसरा खंड कहता है कि राज्य निवास के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे समझने के लिए आप देख सकते हो कि अगर कोई दुर्गमी क्षेत्र है वहाँ पे हाइट से संबंधित छूट देना, ठीक है, पर वो विशेष नौकरियों जहाँ पे आवश्यकता हो वहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी नियुक्तियों में ऐसा होगा, नहीं, जहाँ पे हाइट की आवश्यकता नहीं होगी तो वहाँ नहीं कर सकता, पर जहाँ पे आवश्यकता है तो उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व बना रहे इस आधार पर, निवास के आधार पर भी विशेष प्रावधान कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 16(4) पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है रोजगार व नियुक्ति में। अनुच्छेद 16(5) सामाजिक व शैक्षणिक आधार पर आरक्षण। और अगला इसका जो खंड जोड़ा जाता है 16(6) जोड़ा जाता है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद जोड़ा जाता है 16 के अंदर 6वां खंड। इसके अंदर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर रोजगार व नियुक्ति में आरक्षण। ठीक है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे आर्थिक शब्द जुड़ा, ईवीएस को 10% आरक्षण की प्राप्ति हुई। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 हमने विस्तृत में चर्चा की। अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर दो खंड, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16 का 6वां खंड जोड़ा गया। ये था दोस्तों अपना 103वां संविधान संशोधन। आई होप आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हुई होगी, बेहतरीन जानकारी मिली होगी इससे, और जो चीज़ें हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। आई होप आप सब लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। अभी जल्द ही अपना दिल्ली पुलिस के लिए जो भारतीय इतिहास है और भारतीय राज्य व्यवस्था है, साइंस, रीजनिंग और मैथ, इसके पर डे बेसिस के अलग अलग सेशन स्टार्ट करने की अभी कवायद चल रही है, एक तरीके से कह सकते हो आप। जैसे ही बनता है आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना पहुंच जाएगी। अच्छा, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो एक क्वेश्चन था कि जो क्रीमी लेयर है, ठीक है दोस्तों, क्रीमी लेयर के बारे में उस विद्यार्थी ने जानना चाहा। क्रीमी लेयर, ठीक है, उसका क्वेश्चन ये था कि क्रीमी लेयर का जो शब्द है, इसका जो ये लाइन बनाई गई है, ये किसके द्वारा बनाई गई? तो दोस्तों ये रामानंदन आयोग था, उसने क्रीमी लेयर की जो परिभाषा है उसे डिफाइन किया था। उस समय पे जब ये क्रीमी लेयर का शब्द का यूज किया गया, इस लाइन को बनाया गया आरक्षण से संबंधित कि कितनी वार्षिक इनकम होनी चाहिए, उस समय लाख थी, अब 8 लाख के लगभग है। ठीक है दोस्तों।
उम्मीद है आप ऐसे ही नए नए क्वेश्चन भेजते रहोगे, ऐसे ही सेशन के साथ में बने रहोगे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।